हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन वाला आरंभ करेंगे और ये आरंभ प्रचंड होने वाला है। आप लोगों की सीटेट जुलाई 2025 के लिए जो तैयारी है फ्रेंड्स, आज से स्टार्ट हो रही है। टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से एक प्लान आप लोगों के लिए बनाया है। इसका पूरा वीडियो आप लोगों के लिए हम लोगों ने बनाया था कि किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करेंगे। और यहाँ पर में हम लोग टारगेट रखेंगे कि क्या जो बच्चे हैं यहाँ पर जितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चे इसमें से ऐसे हैं जो 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और देखिए, अभी भी पूरा मौका है। आज अगर आपने डिसाइड कर लिया और पूरा एफर्ट लगा दिया, पूरी मेहनत लगा दी, तो बिल्कुल संभव है ये चीज। तो आप क्या प्रण लेते हो? क्या आज आप लोग यहाँ पर में ये चीज सोच रहे हो कि आप कर सकते हो? कितने लोगों को लगता है? सबसे पहली चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अपने ऊपर में एक विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास करते हो कि हाँ कर सकते, अगर 0.01% भी अगर आपके ऊपर में, अपने ऊपर में विश्वास है कि हाँ यार थोड़ा बहुत कर लेंगे तो क्या पता संभव हो जाए, हाथ ऊपर कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो 0.01% है ना, इसको जो है मैं आपको 100% करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए जो है 100% के लिए पूरी जान लगा दूंगा आपको उसको बनाने के लिए। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो डेली जो चीज करते हो ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। एग्री करते हो इस बात से? द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। आप जो डेली रूटीन में जो जो करेंगे चीज, उसमें सक्सेस है। और जो मैंने आपसे कहा कि 140 का स्कोर, पार का स्कोर रखना है हम लोगों ने, वो इसीलिए क्योंकि डेली अब आपकी क्लास होंगी और डेली आप लोगों को चीजें सिखाई जाएंगी। नए पैटर्न के ऊपर में आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दिया होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से पूरे मोटिवेशन के साथ में आप लोगों को पढ़ाया जा सके। जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए डायरेक्टली हम लोग जल्दी से हमारे सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी जल्दी से जिन्होंने भी लाइक कर दिया वो लोग सेशन को हाथ ऊपर कर देंगे एक बार। चलिए, नाउ फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन ये इस तरीके से आपसे स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में से जो है वो कुछ पैराग्राफ्स उठाएंगे और उसी के आधार पर आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो देखिए, मथुरा के बारे में नीचे दिए गए प्रश्नों कथनों पर विचार करना है आप लोगों ने। मथुरा वाज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेवल, ठीक है, एंड ट्रेड कनेक्टिंग नॉर्थ टू ईस्ट एंड साउथ टू वेस्ट। मथुरा जो है वो उत्तर से पूरब और दक्षिण से पश्चिम में जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मथुरा एक सेंटर था आपका फाइन स्कल्पचर का, यहाँ पर में मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा वाला सही है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैं अगर आप लोगों को एक छोटी सी इमेज बना दूं ना, ठीक है, एक छोटी सी डायग्राम बना दूं, तो भी आप लोग इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एग्जामिनर जो है वो भी चाहता था कि आप इसी तरीके के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना सीखे, डील करना सीखे आप लोग। ध्यान से समझिए, क्या मथुरा जो है, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट सेंटर हो, क्या वो नॉर्थ से ईस्ट को जोड़ेगा? नॉर्थ से ईस्ट को जोड़ेगा आप लोगों का। ठीक है, मथुरा यहां पर में, क्या ये आप लोगों का साउथ से वेस्ट को जोड़ेगा? साउथ से वेस्ट को जोड़ेगा? अरे तो भाई मथुरा है कहा, मथुरा तो बोलेगा कि भाई मेरे को तो लिया ही नहीं यहाँ पर में। ठीक है, इतिहास लिखने वालों ने भी क्या खूब, ठीक है, हमारे ही खून से लिखा और उस पर देखिए कि हम ही उससे जुदा हो गए। तो यहाँ पर मैं इतिहास लिखा हमारे ही खून से, ठीक है, और उसी से हम जुदा हो गए। तो यहाँ पर मैं मथुरा यही बोलेगा कि भाई मेरे बारे में बात हो रही है, मैं तो आया ही नहीं दोनों रास्तों के ऊपर में, है ना। तो आप लोगों का पहला वाला गलत है। होना क्या चाहिए था यहाँ पर में, आप देखिए नॉर्थ से साउथ को जो है ये जोड़ता है, नॉर्थ से साउथ को, नॉर्थ साउथ वाले रास्ते के ऊपर में मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि मथुरा इस पर्टिकुलर पॉइंट में तो आ ही नहीं रहा था। तो ए को जहां पर मैं सही बोला है उसको काट दो, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है, काट दो। ठीक है, मथुरा एक जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मध्यकालीन समय से, जस्ट मध्यकालीन समय जब शुरू होने वाला था उससे थोड़ा सा समय पहले से आपका मथुरा जो है एक इंपॉर्टेंट सेंटर था जहां पर में मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, मूर्तियां बनाने के लिए मथुरा बहुत ही फेमस, मथुरा और तक्षशिला बहुत ही फेमस सेंटर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो बी जो है वो आप लोगों का सही है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों का। जल्दी जल्दी से कितने लोगों का सही हुआ है आंसर, हाथ ऊपर कर देंगे, और जितने लोगों को समझ में आ गया वो लोग भी बता देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मथुरा जो है ये कुषाण लोगों की दूसरी राजधानी थी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, जो कुषाण राजा थे, एक समय में कुषाण जो राजा हुआ करते थे, मैं आपको बता दूं ये इस इलाके के अंदर में शासन करते थे कुषाण राजा। ठीक है, उनकी राजधानी हुआ करती थी पुरुषपुर। ये यहाँ पर में जो पुरुषपुर है वो उनकी राजधानी हुआ करती थी, पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर, जिसको आज आप पेशावर कहते हो, पेशावर। ठीक है, आज आप पेशावर कहते हो। इनकी दूसरी राजधानी थी यहाँ पर में मथुरा। ठीक है, मथुरा, ठीक है, कुषाणों की दूसरी राजधानी, सेकंड कैपिटल हुआ करती थी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है,
ना फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नया क्वेश्चन आप लोगों का, न्यू इन्फॉर्मेशन नए वाले चीजों के साथ में। देखिए वंदना बहादुर मेहता ने, ठीक है, अपने गांव में कौन सा महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया। अब ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये अब तक एग्जाम के अंदर में नहीं आया है, लेकिन अब पूछा जाएगा। मार्क माय वर्ड, ये आप लोगों को वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो इस बार वाले सीटेट के अंदर में आने वाले हैं। ठीक है, ये करना है आपने। जिस बच्चे ने टीचिंग परीक्षा के साथ में ये सारे क्वेश्चंस कर लिए वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए कि वंदना बहादुर मेहता ने अपने गांव में कौन सा मुकाम हासिल किया था। तो उसने जो है फ्रेंड्स वो पहली महिला बनी थी जो अपने गांव की सरपंच बनी, पहली महिला अपने गांव की सरपंच। इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में आप लोगों को जानना एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, और हो सकता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर में ये पॉइंट पूछ लिया जाए। ठीक है, तो वंदना बहादुर मेहता जो है अपने गांव की पहली सरपंच बनी थी। इंफॉर्मेशन देखिए आप लोग कि भील कम्युनिटी से बिलोंग करती है। देखिए हमारे भारत के अंदर में कई सारी जनजातियां हैं। ठीक है, तो भील कम्युनिटी मध्य प्रदेश के अंदर में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, बहुतायत संख्या के अंदर में। तो भील कम्युनिटी से बिलोंग करती है। मध्य प्रदेश के अंदर में एक गांव है, इस गांव का नाम क्या है, खान खांडवी। लिखेंगे सभी लोग, खान खांडवी, सभी लोग लिखिए कमेंट के अंदर में। जो है वंदना बहादुर मेहता जो अपने गांव की पहली महिला सरपंच बनी थी, मध्य प्रदेश के कौन से गांव से बिलोंग करती है। एक क्वेश्चन और बन गया आप लोगों का, खान खांडवी। वंदना बहादुर मेहता जो कि मध्य प्रदेश के खान खांडवी गांव से बिलोंग करती थी, पहली सरपंच, महिला सरपंच बनी, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, भील कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। ठीक है, वंदना बहादुर मेहता जो कि मध्य प्रदेश के खान खांडवी गांव से बिलोंग करती थी, भील जनजाति की थी, उन्होंने कौन सा मुकाम हासिल किया था, अपने गांव की पहली महिला सरपंच बनी थी। देखिए कितने सारे पॉइंट्स, कितने सारे क्वेश्चंस यही से बन सकते हैं आप लोगों के। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इसी तरीके से, ठीक है, क्वेश्चंस और क्या क्या बन सकते हैं इसके ऊपर में, ये न्यू इन्फॉर्मेशन है आप लोगों का इस बार इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर में जो अभी बताऊंगा ना मैं आप लोगों को इन सेशंस के अंदर में, वहीं से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों के इवन अब आगे में जो भी आप लोग सीटेट के बाद में मान लीजिए बीपीएससी टीआरई दे रहे हो, या फिर आप लोग सुपर टेट दे रहे हो, या फिर आप लोग DSSS भी दे रहे हो, इन्हीं में से अब क्वेश्चन आएंगे। तो जितने बच्चे, जो लोगों का सीटेट हो चुका है, वो भी इस सेशन को पूरा देखिए, क्योंकि आपके भी काम की चीज है ये। तो वंदना बहादुर मेहता जो है किस समुदाय से बिलोंग करती थी, तो आप लोग आंसर करेंगे एकदम स्पीड में, एकदम फास्ट आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, कमेंट के अंदर में आग लगा दो इस पर्टिकुलर पॉइंट की, वंदना बहादुर मेहता किस समुदाय से बिलोंग करती थी। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, वंदना बहादुर मेहता के गांव का नाम क्या था, कौन से गांव से बिलोंग करती थी, ये भी आप लोग बता सकते हो, एकदम स्पीड में कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो खान खांडवी गांव से बिलोंग करती थी वंदना बहादुर मेहता। ये खान खांडवी गांव कौन से राज्य के अंदर में है, राज्य का नाम आप लोग लिख देंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों का बड़ा, ठीक है, और आपका ये एक्सप्लेनेशन टाइप का, स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप का क्वेश्चन है। अब आप देखिए ध्यान से, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं आप लोगों को पूरी की पूरी चीज बता देता हूँ। क्या हुआ था, पूरा प्रीफिक्स आप लोग समझिए पहले क्या है। हमारा भारत जब आजाद हुआ, ठीक है, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स स्थिति थी। ठीक है, कई सारे राजे रजवाड़ों वाले राज्य थे, कई सारे ब्रिटिश प्रिंसली प्रोविंसेस थे, मतलब ब्रिटिशर्स जिसके ऊपर में शासन करते थे, ऐसे राज्य भी हुआ करते थे। अब जो सीमाएं थी राज्यों की वो बड़ी विचित्र सी थी, जैसे कि बॉम्बे प्रांत जो है वो इस तरीके से गुजरात हो जाए, और मराठवाड़ा, ये वाला पूरा जो इलाका था उसको मिलाकर बना था। मध्य प्रांत जो था अलग से था, इधर में महाराष्ट्र का भी बहुत बड़ा हिस्सा आता था, अलग सा एकदम। ठीक है, तो ये राज्यों का पुनर्गठन जो है फ्रेंड्स वो किया गया था बड़े लेवल के ऊपर में 1956 में, 1956 के अंदर में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। इसके ऊपर में अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन करवाऊं तो मुझे बताना कमेंट के अंदर में, मैं इस पर भी क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को, फजल अली कमेटी के आधार पर। बड़े स्तर पे राज्यों का पुनर्गठन हुआ, लेकिन कुछ राज्य छोड़ दिए गए थे उस समय में, कि बोले अभी इनको टच नहीं करते, बाद में देखेंगे। तो 1960 में क्या हुआ, ठीक है, 1960 के अंदर में बॉम्बे और गुजरात को अलग किया गया। ठीक है, भाषा के आधार पर 1960 में किसको, कौन से दो राज्य थे जिनको अलग किया गया, बॉम्बे प्रांत, जिसको आज आप महाराष्ट्र बोलते हो, बॉम्बे प्रांत, ठीक है, डिवाइडेड हुआ। ठीक है, मराठी और गुजराती स्पीकिंग स्टेट के अंदर में। ओके, मराठी स्पीकिंग बन गया आपका महाराष्ट्र, और गुजराती स्पीकिंग बन गया गुजरात राज्य। कब हुआ था ये साल आप लोगों को याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, बॉम्बे प्रांत का बंटवारा होकर महाराष्ट्र और गुजरात बने थे 1960 के अंदर में। ठीक है, नाउ ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, 1960 में बने थे भाषा के आधार पर। 1966 में पंजाब वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स। ठीक है, पंजाब फॉर पंजाबी स्पीकर्स एंड हरियाणा फॉर हरियाणवी हिंदी स्पीकर्स। पंजाब को 1966 के अंदर में जो है वो अलग किया गया। ठीक है, 1966 के अंदर में पंजाब का विभाजन हुआ।
पंजाब और हरियाणा पहले एक ही राज्य हुआ करते थे, अब अलग अलग राज्य हो गए। ये भी बिल्कुल सही है, फैक्ट सही है, बिल्कुल सही फैक्ट है। हुकुम सिंह कमेटी बनी थी, मैं आपको बहुत डिटेल में अगर आप अच्छे से पढ़ोगे मैं आपको बहुत डिटेल में बता सकता हूँ। हुकुम सिंह कमेटी बनी थी जिसकी सिफारिश पर इसको अलग किया गया था। ठीक है, तो 1966, ठीक है, पंजाब और हरियाणा अलग हुए। अब दोनों याद रखना है, मैं लास्ट में आप लोगों से बताऊं पूछूंगा ये कि कौन से साल में कौन कौन से राज्य अलग हुए। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, यहां पर मैं आंसर तो यहां पर मैं लगाना है। ठीक है, तो दोनों के दोनों सही है, तो कोई एक गलत है, वो वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है, तो सी और डी को तो एलिमिनेट कर दो आप लोग। अब बात आती है ए और बी की। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। देखो, ये स्टेटमेंट अपने आप में अलग सही है। ठीक है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, और ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। ये एक फैक्ट है और ये एक फैक्ट है। ये फैक्ट क्या कहता है कि 1960 में बॉम्बे मराठी और गुजराती जो है इसमें डिवाइड हुआ। ठीक है, भाषा के आधार पर। और ये कहता है 1966 के अंदर में पंजाबी और हरियाणवी हिंदी जो है उसके आधार पर अलग हुआ। क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? क्या इसका किसी भी तरीके से लेना देना है इस वाले स्टेटमेंट के साथ में? आर का ए के साथ में कोई लेना देना है? आर जो है वो ए को किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। ठीक है, ये अलग स्टेटमेंट है और ये अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एग्जामिनर देखिए कितने हाई लेवल के ऊपर में जाके सोच रहा है, आपको भी सोचना है। 1960 में बॉम्बे और ठीक है, मराठी और गुजराती स्पीकिंग के लिए अलग अलग राज्य बने। 1966 के अंदर में पंजाबी और हरियाणवी राज्य स्पीकिंग लोगों के लिए अलग राज्य बने। दोनों इंडिपेंडेंट एग्जाम्पल्स है, बस कोई किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसके अंदर में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर होगा, ठीक है, यहां पर में कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू। बिल्कुल सही बात है। आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो अलग बात कर रहा है, ये अलग बात कर रहा है। यहां पर में बॉम्बे की बात हो रही है, बॉम्बे को अलग किया गया, यहां पर में पंजाब को अलग किया गया। ठीक है, दोनों अलग अलग पॉइंट है। और अगर ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हो तो हर एक बच्चा यहां पर में, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हैं। अगर एक एक बच्चे ने भी एक एक जगह पे शेयर कर दिया ना, ठीक है, यहां से मुझे स्टैटिस्टिक्स पीछे से दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए पक्का इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों के लिए करवा दूंगा इसको मैं पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए, तो ये इसको याद रखिएगा प्लीज आप लोग। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो है फ्रेंड्स मिल जाएंगी। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर जाइएगा, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, आप लोग डाउनलोड कर लेना जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर में एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए आप लोग। 1770 के दशक के अंदर में, ठीक है, बंगाल के अंदर में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया था, बहुत बड़ा अकाल आया था। ठीक है, इस अकाल के अंदर में बंगाल की, ठीक है, वन थर्ड का मतलब होता है 33% के करीब जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो वाइप्ड आउट हो गई, खत्म हो गई। अब आप सोचिए कि कोई एक ऐसी चीज, ऐसा तो कोविड में भी नहीं हुआ कि एक तिहाई जनसंख्या खत्म हुई, ऐसा हुआ क्या कोविड के अंदर में भी? बहुत लोगों की डेथ हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पूरी की पूरी एक तिहाई जनसंख्या खत्म हो गई। यहां पर में तो भूखमरी से मरी है। ठीक है, आप सोचिए कि पूरी हड्डियां अंदर की तरफ में दब गई हो लोगों की और खाना ना मिल रहा हो लोगों को। ठीक है, तो एक तिहाई जनसंख्या जो है वो खत्म हो गई। तो 1770 के दशक के अंदर में आया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक तिहाई जनसंख्या जो है वो खत्म हो गई थी। दोनों के दोनों पॉइंट क्या है आप लोगों के? बिल्कुल सही है। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, अच्छा, एक और चीज आप लोगों की, ठीक है, ये जो एक फैक्ट है, 1770 के अंदर में टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। तो 10 मिलियन को क्या बोलते हो आप लोग? 10 मिलियन को 1 करोड़ भी बोलते हो। ये 1 करोड़ जो है उस समय एक तिहाई था। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होंगी? चलो मैथ्स भी देख लेते हैं आप लोगों का कितना अच्छा है। अगर एक तिहाई लोग मर गए, वन थर्ड लोग मर गए, ठीक है, वन थर्ड लोग मर गए, ठीक है, ये वन थर्ड लोग की डेथ हो गई, और इसका इसका जो डेटा है वो है 1 करोड़। तो बताइए कि टोटल जनसंख्या कितनी होंगी फिर? ये टोटल जनसंख्या कितनी होंगी उस समय की फिर बंगाल की? आप लोग अब बता सकते हो। देखिए कितना इजी आप लोगों के लिए अभी हो गया। आप लोग यहां पर मैं मैथ्स का भी एक कैलकुलेशन आप लोगों ने कर दिया। 3 करोड़, सिंपल सी बात है। ठीक है, 3 करोड़ हो गया आप लोगों का, है ना? तो एक तिहाई जनसंख्या का खात्मा हो गया था। उन एक तिहाई का नंबर 1 करोड़ है, मतलब 10 मिलियन का मतलब ही 1 करोड़ होता है। ठीक है, तो टोटल जनसंख्या जो है 3 करोड़ रही होंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये चीज हम लोगों ने देखी।
अच्छा, यहां पर में जो है फ्रेंड्स, इस अकाल के कारण क्या थे ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए 1765 में तुम्हारे चचा का लड़का था एक, उसका नाम था आपका रॉबर्ट क्लाइव। जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने क्या किया फ्रेंड्स, जो है एक ऐसी नीति अपनाई जिसके तहत अगर मान लीजिए जो टैक्स इकट्ठा करना है तो टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार किसके पास में होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। लेकिन जनता की देखभाल करने का काम जो होगा वो किसके पास में होगा, वहां की जो निजामत है, जो वहां का जो जो हुआ करता था, बंगाल का जो निजाम हुआ करता था उसके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये डबल व्यवस्था हो गई कि टैक्स कोई और वसूल करेगा। मतलब आप लोग मान लीजिए टीचर बन गए तो आप काम आप करोगे, पैसा जो है किसी और के अकाउंट के अंदर में जाएगा। ठीक है, तो ये एडवर्स इफेक्ट जो आया था 1765 के बाद में, ठीक है, 1765 में जो वो नीति लेकर आया था डुअल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की, डबल एडमिनिस्ट्रेशन की, रॉबर्ट क्लाइव, उसके वजह से ये असर दिखा। और 1770 में इतना खतरनाक सा जो है वो फेमाइन आ गया 5 साल के अंदर अंदर में ही। एग्रीकल्चर पूरी तरह से खत्म हो गया था बिहार बंगाल के अंदर में। ठीक है, जो आर्टिसन था, जो कारीगर लोग थे, उनकी व्यवस्था पूरी खत्म हो गई। अब आप सोचिए, कारीगर लोगों के पास में काम नहीं बचा। ठीक है, एग्रीकल्चर खत्म हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है। ठीक है, अब आपको खाने के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या किया, ओके, रेवेन्यू जब जब उनको पैसा चाहिए था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, उन्होंने जो है बहुत ज्यादा दबाव डाला किसानों के ऊपर में। वो क्या करे, ठीक है, कपास उगाए, चावल वगैरह ना उगाए, कपास उगाए। ठीक है, कपास के अलावा जो है उन लोगों से क्या बोला गया कि भाई आप रेशम के जो रेशमी कपड़े जो होते हैं वो आप बनाए, और वो भी उनसे बहुत सस्ते दाम में खरीद लेते थे। ठीक है, सस्ते दाम में खरीद लेते थे और उसको बाहर भेजते थे, देश के बाहर भेजते थे। इस वजह से भारत की जो है एग्रीकल्चर खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को और आर्टिसंस को जो है जो वो काम करते थे उससे रोक दिया और अलग काम में लगा दिया। और धीरे 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 जो परंपरा थी, हमारा जो ढांचा था वो ढह गया। ठीक है, इसके ऊपर में एक क्वेश्चन आया था, मैं आप लोगों को मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग उस क्वेश्चन को देखिए। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें, हर एक बच्चा चैलेंज के रूप में लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए, एक अभिकथन ये है आप लोगों का कि 1765 के बाद में, ठीक है, 1765 के बाद में बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों का बुरा प्रभाव पड़ा। बिल्कुल, किसान और कारीगर जो थे उनके ऊपर में बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर गया और खेती चौपट हो गई। ठीक है, 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। सही बात है सारी की सारी, मैंने आपको बताया 1770 में 1 करोड़ लोग मर गए थे, 1/3 जनसंख्या बिहार की, बंगाल की। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही वाली बात है। ठीक है, ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला अभिकथन। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद, ठीक है, बंगाल का दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन का अधिकार मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल किया जा सके, कम से कम कीमत पर बढ़िया से बढ़िया जो चीजें खरीदी जा सके। मतलब कि जो फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति एक अच्छी चीज बना रहा है, ठीक है, अच्छी चीज बना रहा है और आप उससे जो है जबरदस्ती सस्ते दाम पर ले रहे हो, तो ये अंग्रेजों की नीति थी जिससे सामने वाला जो है वो पूरी तरह से चूस जाता था। ठीक है, ऐसा ही होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अच्छी चीज जब बनाई जा रही हो वो लोग देखते हैं कि यार और कम कर दो, और कम कर दो, और कम कर दो। ठीक है, तो अच्छी चीजें कम से कम कीमत पर बढ़िया से बढ़िया जो है चीजें उनको मिल जाए, ये उनका मकसद था। राजस्व जो है उसका इस्तेमाल वो लोग क्या करते थे, और ज्यादा चीजें खरीदने में करते थे, किसानों के ऊपर में और कारीगरों के ऊपर में वो खर्चा ही नहीं करते थे। तो ऊपर वाली स्थिति आई क्यों, ये ए वाली स्थिति आई क्यों, ये स्थिति आती ही नहीं अगर अंग्रेज ये वाली सारी चीजें ना करते। ये समझ में आया क्या, हाँ या ना बताओ। ये वाले ए में जो दिया हुआ है कि 1770 में अकाल पड़ा, 1765 के बाद में जो है कारीगरों की और किसानों के ऊपर में बुरा प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें होती क्या, आप बताओ। भाई इतने सालों से तो नहीं हुआ था, ये सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि बंगाल का दीवानी अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा राजस्व इकट्ठा करने की कोशिश की, कम से कम कीमत के ऊपर में, किसानों के ऊपर में, कारीगरों के ऊपर में दबाव डाला कि वो उनके मनपसंद चीजों का ही निर्माण करे। ठीक है, वो कम से कम कीमत पर उसको खरीद लेते थे, जिस वजह से ये एडवर्स इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करना चाहते हो, ठीक है, जो बच्चा इस तरीके के क्वेश्चंस करेगा वो आगे बढ़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते इस तरीके के। अगर चाहते हो तो सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक शेयर इस क्लास को जो है वो और ज्यादा बूस्ट दे सकेगा आपके लिए। आपके क्या पता कि आपने ही शेयर नहीं किया, इस वजह से जो है वो पूरी की पूरी क्लास के ऊपर में एडवर्स इफेक्ट पड़ा। तो हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। ठीक है, अपना अपना जो है यहाँ पर में कर लेना है आप लोगों ने।
हम तो साइंस वाले हैं पर दानिश सर की वजह से सोशल साइंस भी पढ़ रहे हैं। चलिए जफर उल्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। ठीक है, चलिए ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर में HSRA के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, अब इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, बीपीएससी के लिए, DSSB के लिए भी इंपॉर्टेंट है, केवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1928 के अंदर में। ओके, और कहां पर में हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के अंदर में, दिल्ली में। अब आप लोग देखिए कि कहां पर में ऑप्शन में दिया हुआ है और आंसर लगाइए जल्दी से। कहां पर में दिया है ऑप्शन, लगाइए यहां पर में। अच्छा, आप लोगों से पूछा कौन सा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, नहीं वाला पूछा आपसे। तो आप लोगों का ये तो हो गया भाई कि फिरोज शाह कोटला दिल्ली में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये वाला सही है। भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोगों ने ही साउंडर्स को मारा था, साउंडर्स की हत्या कर दी थी, ये भी बात बिल्कुल सही है, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। आप जानते हो लाला लाजपत राय के बारे में कितने लोगों ने सुना है? लाला लाजपत राय जब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे ना, तो उनके ऊपर में लाठियां बरसाई गई थी और इतना मारा गया था कि बेचारों की मृत्यु हो गई बाद में। उस चीज का बदला लेने के लिए HSRA के जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया था, जो अधिकारी था उस समय में पुलिस का, साउंडर्स, उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इसकी स्थापना अमृतसर में नहीं हुई थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, या तो ये गलत होगा या तो ये गलत होगा, बाकी दो तो सही ही होंगे इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर में। तो गलत ये है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था क्योंकि इसमें या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते थे। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में हमारे आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि एग्जाम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जांपल है, इनमें से कौन सा वाला? अमूल, मारुति उद्योग, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रिलायंस। तो निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एग्जाम्पल है? तो अगर मैं बात करूं आपसे पब्लिक सेक्टर उद्योग या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री किसको कहा जाता है? देखिए, हर वह चीज जो सरकारी होती है ना, उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं, सरकारी कंपनी को। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर, अगर हम लोग यहाँ पर में देखेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये सरकारी कंपनी है। अमूल एक कोऑपरेटिव कंपनी है, सहकारी कंपनी, सरकारी नहीं सहकारी, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि सारे के सारे जितने भी उसके अंदर में काम करने वाले लोग हैं वो उसके मालिक है। अमूल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, मारुति उद्योग जो है ये ज्वाइंट सेक्टर है। ज्वाइंट सेक्टर का मतलब होता है जहां सरकार और प्राइवेट जो है लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है, मारुति उद्योग ज्वाइंट सेक्टर का एग्जांपल है। रिलायंस प्राइवेट का है, व्यक्तिगत, प्राइवेट प्राइवेट कंपनी है ना रिलायंस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, सेल हो जाए आप लोगों का। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल हो जाए। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये सारे के सारे क्या है, सरकारी कंपनी है। तो जो सरकारी कंपनी है, ठीक है, उसको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। तो इसमें आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में HAL बोला जाता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स और जो हमारे भारत के अंदर में लड़ाकू विमान है वो बनाने का काम करती है ये कंपनी, सरकारी कंपनी है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स एक बहुत ही प्यारा सा, ठीक है, यहाँ पर मैं अब हमने एक आप लोगों के लिए बनाया है इन्फोग्राफिक्स। अगर आप चाहते हो ये इन्फोग्राफिक्स आपको मिल गया है, तो ये इन्फोग्राफिक्स आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, सभी बच्चे जो लोग अभी तक नहीं जुड़े टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम के ऊपर में जुड़ जाना। ये इन्फोग्राफिक्स आप लोगों का हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कैसा है? निजी क्षेत्र मतलब कि प्राइवेट क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, ठीक है, एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है रिलायंस। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी कंपनी, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। संयुक्त क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर में राज्य मतलब सरकार और व्यक्तिगत प्राइवेट लोग मिलकर काम करते हैं, मारुति उद्योग लिमिटेड उसका एग्जांपल है। और सहकारी क्षेत्र या कोऑपरेटिव का मतलब होता है जिस कि जितने लोग उसके अंदर में काम कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग उसके मालिक है। ठीक है, अमूल इसका एग्जांपल हो जाता है, सुधा डेयरी बिहार के अंदर में उसका एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, नंदिनी जो ब्रांड है, ठीक है, कर्नाटक में, वो इसका एग्जांपल हो जाता है। जो सहकारी क्षेत्र है मतलब लोग आए साथ में जुड़े, सभी लोग उसके मालिक है और सभी लोग जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव क्षेत्र।
जी आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी के सभी लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। मास्टर कैडर की एचएसटी की बैच भी स्टार्ट करेंगे कवलदीप जी, बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से जो है कि सर हमारे लिए भी हमारे राज्यों का भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि टीचिंग परीक्षा इज नाउ ट्रस्ट। ठीक है, एक ट्रस्ट है टीचिंग परीक्षा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वाक्य मैनी इन द वन, ये वाक्य किसने प्रस्तावित किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आप लोगों ने अब तक देखा होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जो है आप लोगों ने पढ़ा है, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब देखिए यहां पर मैं आपसे बोला है मैनी इन द वन। ठीक है, मैनी इन द वन ये नारा किसने दिया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, श्री अरबिंदो ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, किसने दिया था। तो आप लोगों की जो न्यू एनसीईआरटी उसके अंदर में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको एक अलग तरीके से यहाँ पर मैं प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी या फिर मैनी इन द वन, इनके बीच में कंपेरिजन किया गया है। तो ओ ग्रांट मी माई प्रेयर दैट आई मे नेवर लूज द बिली, ठीक है, ब्लिस ऑफ टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मैनी। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों में मैं जो एक को देखता हूं उसके अंदर में मैं अपना विश्वास न खोऊं, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैनी इन द वन, द मैनी इन दी वन, ये वाला नारा किसने दिया था, श्री अरबिंदो ने दिया था। ठीक है, मैनी इन द वन। ओके, तो मैनी इन द वन का नारा किसने दिया, श्री अरबिंदो ने दिया था। ये अब क्वेश्चन आगे में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है आप लोगों की। अगर ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप सभी लोगों को अपना अपना रिस्पांस देना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आपका कि कंसीडर ए एंड बी अबाउट द कैलेंडर्स। देखिए ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन आएंगे आगे में। देखिए ग्रिगोरियन कैलेंडर जो होता है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये आज दुनिया के ज्यादातर इलाकों में यूज किया जा रहा है। आज आप लोग, आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे कौन से दिन आता है जल्दी बताओ। आपका बर्थडे कौन से दिन आता है, जल्दी जल्दी से लिखो सभी। कौन से दिन होता है आपका बर्थडे, जल्दी से कोई एक व्यक्ति जल्दी से लिख देगा। ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ में हिंदू, मुस्लिम, ज्यूइश, चाइनीज और अदर कैलेंडर जो है वो भी यूजफुल होते हैं फेस्टिवल्स और अदर ऑस्पिशियस इवेंट्स को देखने के लिए। ठीक है, दिखा दीजिए एक आध किसी का कमेंट यहाँ पर में। जैसे किसी ने लिखा है 24 जनवरी। ठीक है, नीतू उपाध्याय ने लिखा है। अब ये 24 जनवरी जब आपने लिखा 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बालिका नीतू उपाध्याय जी। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आपका जन्म हुआ। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखिए ना, जनवरी आपने क्या किया, जनवरी का इस्तेमाल किया ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई। ठीक है, सासू माँ मेरी काम करे और बहुरानी खाए मलाई, वो एक पुरानी मूवी थी। ठीक है, कहानी घर घर की, शायद या पता नहीं कौन सा मूवी थी, उसका गाना था ये। ठीक है, तो जनवरी फरवरी ये क्या ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना, आजकल आप इसी का इस्तेमाल करते हो ज्यादातर। तो ए सही है आपका कि ज्यादातर इलाके में ग्रिगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है, इसी के साथ साथ में और भी बहुत सारे कैलेंडर्स आजकल इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको जो है दिवाली कब है ये पता करना है तो हिंदू कैलेंडर से करोगे, रमजान कब है, ईद कब है तो मुस्लिम कैलेंडर से, और भी बहुत सारे कैलेंडर्स है जो अपने अपने त्योहारों को मनाने के लिए अपने कैलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स क्या है फ्रेंड्स आप लोगों के सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। प्रिंसेस साधना जी क्या बात है, आपका मेरे साथ में ही आता है बर्थडे आपका भी। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, किस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं, इसको ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है, कि किसको क्या कहा जाता है। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। जी, तो देखिए ग्रहपति, श्रेणी, अधिमाई, अरिकामेडु। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, ग्रहपति, ठीक है, ये कौन होता था, श्रेणी कौन होता था, ठीक है, अधिमाई कौन होता था, ठीक है, और अरिका मेडू किसको कहते थे। तो देखिए अरिका मेडू जो है ना फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना, ये एक ऐसी जगह थी अरिका मेडू जहां पर में लोग तटीय इलाके में रहते थे। पौंडीचेरी के पास में एक अरिका मेडू नाम की जगह थी जो कोस्टल एरिया था। अरिका मेडू कहां पर में, पौंडीचेरी के पास में। ठीक है,
पौंडीचेरी, पौंडीचेरी जिसको पुद्दुचेरी भी बोलते हो आप लोग आज, ठीक है। तो पुद्दुचेरी का जो इलाका है वहां पर में एक तटीय बस्ती थी अरिकामेडु नाम की। तो डी की जोड़ी जो है वो 3 के साथ लगने वाली है आप लोगों की। आप देख लीजिए डी की जोड़ी 3 के साथ में कहा नहीं लगी है, उसको एलिमिनेट कर दो आप लोग, ठीक है। एक आप लोगों का हो गया, ठीक है। श्रेणी, श्रेणी का मतलब क्या होता था आप लोगों का, ठीक है। श्रेणी 14 दिसंबर 2024 को आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। श्रेणी का मतलब क्या होता था, अधिमाई का मतलब क्या होता था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ग्रहपति, ठीक है, ग्रहपति, ठीक है, श्रेणी और अधिमाई, ठीक है। तो श्रेणी का मतलब होता था फ्रेंड्स आप लोगों का एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो क्राफ्ट पर्सन है, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन जो क्राफ्ट के अंदर में शिल्पकार है। तो बी की जोड़ी जो है वो 4 के साथ में लगेंगी आप लोगों की। तो जहां जहां पर मैं बी की जोड़ी 4 के साथ में नहीं लगी है उसको भी एलिमिनेट कर दो। देखिए बी की जोड़ी 4 के साथ में नहीं लगी है, 1 को एलिमिनेट कर दिया, 2 को एलिमिनेट कर दिया, 3 को एलिमिनेट कर दिया, केवल चौथा वाला ऑप्शन बचा है आप लोगों का, ठीक है। ग्रहपति का मतलब होता था फ्रेंड्स एक ऐसा किसान जो स्वतंत्र रूप से अपने खेती पे किसानी करता है, ठीक है। और अधिमाई एक ऐसा किसान होता था जो भूमिहीन मजदूर है, दूसरे के खेत में खेती कर रहा है, भूमिहीन मजदूर। तो आप लोगों को एक एक करके मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको 2-3 क्वेश्चन के बाद में फिर से डाला जाए। कितने लोग चाहते हैं कि 2-3 क्वेश्चन के बाद में इसको फिर से वापस से हम लोग करें एक बार, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं जल्दी से बता दीजिए आप लोग। ओके, 60 विच 50 नंबर सीधे मिले हैं गुरुजी टीचिंग परीक्षा से, क्या बात है कवलदीप जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आप लोगों ने करना है फ्रेंड्स, आप लोगों का पूरा जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट वाले बात बताई कि ग्रहपति का मतलब क्या होता था, स्वतंत्र किसान, इंडिपेंडेंट फार्मर्स जो खुद की खेती पर किसानी करते थे। श्रेणी का मतलब होता था क्राफ्ट पर्सन जो शिल्पकारी करते थे। अधिमाई का मतलब होता था ऐसे लोग जिनके पास में खुद की जमीन नहीं होती थी। और अरिका मेड्यू नाम की एक जगह थी पौंडीचेरी के अंदर में, ठीक है, जो कोस्टल इलाका था, तटीय तटवर्ती इलाका था अरिका मेड्यू नाम से, ठीक है। तो उसके अपने अपने लोग, अपनी अपनी इनकी जो है सबका महत्व है। आप देख सकते हो कि आपको पढ़ाया वो क्वेश्चन आए आप लोगों के, ठीक है। उझावर क्या होता था, कड़ाई सियार या अधिमाई क्या होते थे, ये सारी की सारी देखिए लैंडलेस लेबर जो होता था उनको कड़ाई सियार या अधिमाई कहते थे। आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तमिल रीजन के अंदर में क्या कहा जाता था, इसके अलावा जो है आप लोगों का नॉर्थ इंडिया के रीजन के अंदर में क्या कहा जाता था, सारी की सारी चीजें पढ़ाई हुई आई आप लोगों की। और ये सब कुछ आपको मिलेगा, आप देख सकते हो जो टीचिंग परीक्षा ने पढ़ाया था वही आया था, आगे में भी ऐसे ही होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से आप लोगों की जो है प्रिपरेशन हो, आगे में आप लोगों को 60 में से 60 का अगर एक बार लक्ष्य रख सकते हो, अभी समय है, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा इज द वन स्टॉप सोल्यूशन जहां पर में आप एसएसटी में और बाकी सब्जेक्ट में आउट ऑफ ला सकते हो। और मुझे देखना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 140 स्कोर कर सकते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है। तो आप हर कोई बच्चा कर सकता है। अगर एक एक जो है अंश भी अगर आपके पास में थोड़ा सा भी करेज है मेहनत करने का तो जुड़ जाइए और आप लोग मेहनत करते जाइए। देखिए आप लोगों का मैं बता दूं कि निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आया है। अब रॉलेट एक्ट के बारे में ये क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन को कहा जाता था आपका, ठीक है, जो है रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह को ही गांधी, रॉलेट सत्याग्रह जो है वो हुआ था आपका 6 अप्रैल 1919 को। गांधी जी ने एक रॉलेट एक्ट जो आया था ना उसका विरोध किया था। क्यों विरोध किया था, इस कानून में यह बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला या अगर इसको सरकार विरोधी काम करने में कोई भी शक भी है पुलिस को, तो पुलिस इसको लेकर जाएंगी और 2 साल तक, ठीक है, बिना जो है मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट में पेश किए उसको जेल में रख सकती है, ठीक है। बाद में चाहे वो छूट जाए कि नहीं ये तो गलत आदमी को पकड़ लिया था, रामलाल की जगह श्यामलाल को पकड़ लिया था, बट 2 साल तो गए ना उस व्यक्ति के। तो 6 अप्रैल 1919 को इस काले कानून रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा, गांधी जी ने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने, और उस समय के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन्होंने सबने इसको काला कानून कहा, ठीक है। तो 6 अप्रैल 1919 को जो है रॉलेट एक्ट के खिलाफ नॉन वायलेंस डे मनाया गया था। उसको अपमान और याचना का दिवस भी बोलते हैं, ठीक है। तो 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आप लोगों को आया हुआ है और आप लोगों को आपका पेड क्लास में देख लीजिए, नेशनल मूवमेंट की पेड क्लास के अंदर में रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट जो है उसने लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीन लिया था। और आप देखिए यहाँ पर में रॉलेट सत्याग्रह जो है ये पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था आप लोगों का, ठीक है। और ये कब मनाया गया था, 6 अप्रैल को, एज डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर, ठीक है। 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान और याचना का दिवस मनाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए, जो पढ़ाया है वही आया है, ठीक है। तो आप अगर सफलता हासिल करना चाहते हो, टीचिंग परीक्षा इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के
आप बाकी के भी और भी देख सकते हो, बाकी फैकल्टीज का भी उसी तरीके से हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ विंड आर लैंड एंड सी ब्रीज? लैंड और सी ब्रीज क्या, किस प्रकार की ब्रीज है? ठीक है, तो देखिए लैंड एंड सी ब्रीज क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको बताया था कि कुछ परमानेंट विंड होती है आप लोगों की, और कुछ होती है लोकल विंड। लोकल विंड जो होती है आप लोगों की, ठीक है, वो क्या होता है कि कुछ खास इलाकों में ही चलती है बस। ठीक है, समुद्र का, यहाँ पर मैं मान लीजिए समुद्र का इलाका है, तो दिन में जो है ये हवाएं इधर साइड आ जाएंगी, रात जो दिन में हवाएं जो है समुद्र की तरफ में जाएंगी, और रात में जो है हवाएं जमीन की तरफ में आ जाएंगी। तो ये हवा का फ्लो इधर से उधर, उधर से इधर डेली बेसिस पे चलता है, लोकल लेवल पे, क्योंकि वो कहां पर में होगा, केवल और केवल समुद्री इलाकों के बीच में। तो लैंड एंड सी ब्रीज जो था, ठीक है, लैंड एंड सी ब्रीज आपको बताया था कि लोकल विंड का एग्जांपल है। ठीक है, इवन जो चिनुक है, ये देखिए आपको लैंड एंड सी ब्रीज को हमने यहाँ पर मैं हाईलाइट भी किया था, बोला भी था कि इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर में। देखिए डायरेक्टली जो बताया था वही आया है एग्जाम के अंदर। चिनुक अगले बार पूछा जा सकता है क्या है। ओके, तो लैंड एंड सी ब्रीज, स्थल और समुद्री समीर, कि एक बार समुद्र से स्थल की तरफ में हवा का प्रवाह होगा, और एक बार उसी दिन, ठीक है, जमीन की तरफ से समुद्र की तरफ में हवा का प्रवाह होगा। इसको क्या बोला जाता है? इसको लोकल विंड, स्थानीय पवन की कैटेगरी में रखा गया है, स्थानीय पवन की कैटेगरी के अंदर में। अगर आपको पढ़ना है सारा का सारा, ठीक है, इसको हम लोग पूरा कवर भी करेंगे फ्रेंड्स, ऐप के अंदर में भी कवर करेंगे और वाईटी के ऊपर में भी, तो जुड़े रहिए आप सभी के सभी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 100% मनी बैक ऑफर चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, नेक्स्ट जो है 3 दिन के लिए। अगर आप टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में जुड़ना चाहते हो तो 100% आपका जो है, अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो आप जो है पैसे अपने वापस ले सकते हो। 7 दिन का आपको समय दिया जाएगा टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें भरोसा है जो है, कॉन्फिडेंस है कि यार उस लेवल का बना हुआ है, और डायरेक्ट आपको देख सकते हो कि जो पढ़ाया है, ठीक है, जो हाईलाइट किया है उसमें से क्वेश्चन, जो चीजों को हाईलाइट किया है, ठीक है। तो बात आप सब ओके, आई होप अब आप लोगों को यहाँ पर आवाज आ रही होगी फ्रेंड्स प्रॉपरली। तो जब हम लोग यहाँ पर मैं आप लोगों से कह रहे हैं कि हम पूरा कॉन्फिडेंट है, ठीक है, तो आपको भी कोई रिस्क, आपका पूरा रिस्क हटा दिया गया है, अब आप बिना रिस्क के जो है वो पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, 30 डेज मनी बैक जो है आपका, 7 डेज मनी बैक ऑफर आप लोगों का जो है वो लाइव है, आप लोग उसका वीडियो भी देख सकते हो। ये इतनी सारी चीजें हैं, जो पढ़ाया वही आया के अंदर में आप देख सकते हो, एक एक क्वेश्चन जो पढ़ाया था वही आया प्रूफ के साथ। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे, ठीक है, जल्दी से। 400 से ज्यादा लाइक आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, एक बार शेयर भी मार दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको क्या बताया कि ग्रहपति का मतलब क्या होता था, आप लोग बताइए, कोशिश तो करो, एक ही जोड़ी किसके साथ लगेंगी, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, ग्रहपति जो है फ्रेंड्स, उसको कहा जाता था जिसके पास में खेती है, और वो स्वतंत्र रूप से अपनी किसानी वाली भूमि के अंदर में खेती कर रहा है, उसको ग्रहपति कहते थे। ठीक है, श्रेणी किसको कहा जाता था? श्रेणी उस व्यक्ति को कहते थे जो शिल्पकार होता था, जो आर्टिसन, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन, जो नई नई चीजें बना रहा है, मूर्तियां बना रहा है, अलग अलग चीजें बना रहा है, क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अधिमाई, अधिमाई का मतलब ऐसा होता था कि वह व्यक्ति जिसके पास में खेती वाली भूमि नहीं है, वो दूसरे की भूमि में मजदूरी कर रहा है। ठीक है, भूमिहीन मजदूर। तो ग्रहपति मतलब खुद की जमीन पर खेती करने वाला व्यक्ति, और अधिमाई मतलब दूसरों की भूमि पर मजदूरी करने वाला व्यक्ति। तो ग्रहपति और अधिमाई जल्दी जल्दी से लिख देंगे आप लोग, ताकि याद हो जाए आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, अरिकामेडु नाम की एक जगह थी, ठीक है, अरिकामेडु नाम की एक जगह जो पौंडीचेरी में थी, और ये तटवर्ती इलाका था। ऑप्शन जानबूझ के हटा दिया है ताकि आप बिना ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप लोगों का ये आ जाए। ऐसे ही अगर प्रैक्टिस चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोगों के लिए और ज्यादा से ज्यादा इसी तरीके से करते रहेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं सर आप, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना प्रभाकर जी आपका प्यारे से कमेंट के लिए आपके। ठीक है, आई एम क्वालिफाई सीटेड विद 112, चलिए बहुत बढ़िया, 112 आप क्या आए हैं, कोशिश करिएगा अगर आप दे रहे होगे अपना स्कोर बढ़ाने के लिए, तो और अच्छा स्कोर आपका आ सकता है अभी भी। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन एक आपका, इस क्वेश्चन के अंदर में देखिए 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके कि स्टेटमेंट आपके, अगर आप चाहोगे कि स्टेट असर्शन टाइप के क्वेश्चन भी आगे में मैं करवाने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, समताप मंडल। अब देखिए बात क्या हो रही है ना, ये हमारी अगर मान लीजिए पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी को 5 लेयर्स के अंदर में बांटा गया है। कितनी लेयर्स में बांटा गया है, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। ठीक है, 5 लेयर्स के अंदर में जो पहली वाली लेयर है फर्स्ट नंबर की, उसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियर।
ट्रोपो, शोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। सेकंड नंबर की जो लेयर है उसको कहा जाता है आप लोगों का स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटो। ठीक है। थर्ड नंबर की जो लेयर है उसको कहा जाता है मेसोस्फियर। चौथे नंबर की जो लेयर है उसको कहा जाता है आपका थर्मोस्फियर, ठीक है, ताप मंडल। ठीक है। और जो पांचवें नंबर की लेयर है आपकी, ठीक है, फिफ्थ नंबर की लेयर जो सबसे लास्ट वाली है, ठीक है, उसको कहा जाता है आप लोगों का एग्जोस्फियर, ठीक है, बाह्य वायुमंडल। तो बात यहां पर में किसकी हो रही है? बात हो रही है यहां पर में आप लोगों के इस वाले रीजन की, ठीक है, सेकंड वाली लेयर की बात हो रही है। तो सेकंड वाली लेयर के अंदर में क्लाउड नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। हवा वहां पर में जो है आप लोगों को बादल नहीं मिलेंगे। इसी वजह से ये लेयर जो है वो एरोप्लेन उड़ाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बादल नहीं होते वहां पर में। तो एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे आइडियल लेयर कौन सी मानी जाती है? वायुयान उड़ाने के लिए स्ट्रेटोस्फियर मानी जाती है। क्लाउड नहीं होते वहां पर में ज्यादा। ठीक है। इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन, ओजोन गैस की परत इसी में पाई जाती है, ये याद रखना आप लोगों ने। ओजोन, ठीक है, जो हमारे को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो ओजोन लेयर कहां पर में पाई जाती है? ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर में पाई जाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। तो ये इसकी जो ऊंचाई है, ये 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है, ये बोल रहा है आप लोगों का। तो ये भी आप लोगों का क्या है फ्रेंड्स? ठीक है, बिल्कुल सही है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर तक है। आप बताइए जल्दी से, ये तीसरे वाले स्टेटमेंट के अंदर में आप लोग जल्दी जल्दी से अपना अपना योगदान देते जाएंगे। तीसरे वाले स्टेटमेंट के अंदर में जल्दी, पहले दो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो सेकंड नंबर की जो लेयर है आप लोगों की, लगभग लगभग जो है आप लोगों का 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है, ठीक है, 50 किलोमीटर तक जो है, जमीन से 50 किलोमीटर तक, ठीक है, हाइट तक, तो ये आपको स्ट्रेटोस्फियर मिलेंगी। तो आंसर जो है 1, 2 एंड 3 ये सही है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कि तीनों के तीनों पॉइंट सही है। ऐसे ही आपको सारे के सारे लेयर्स अगर पढ़ने हैं तो मुझे कमेंट के अंदर में बता देना, मैं आपको सारे लेयर्स पढ़ा दूंगा। लेयर्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछा ही जाना है, कंपलसरी है, ये तो क्वेश्चन आता ही आता है आप लोगों का। ठीक है। थैंक यू प्रिंसेस साधना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यारे से कमेंट के लिए आपके। ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ए बी और सी इज द करेक्ट। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बाल पंचायतों ने बच्चों को स्कूल वापस बुलाने के लिए कौन से कदम उठाए महाराष्ट्र के अंदर में? महाराष्ट्र के अंदर में बाल पंचायतों का आयोजन किया गया। बाल मतलब वो आपके सर के बाल नहीं, बाल मतलब बच्चे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे मन के सच्चे। ठीक है, जो बच्चों ने जो बाल पंचायत आयोजित की थी उसमें बच्चों को स्कूल में वापस लाने के लिए क्या उन्होंने कदम उठाए? छात्रवृत्ति प्रदान की, भाई बच्चों के पास में यहाँ पर में वो लोग जो है वो लॉलीपॉप खरीदने के लिए अपने मम्मी से जो है वो जिद करते हैं, पैसे 1 रुपए दे दो, 1 रुपए दे दो। वो कहाँ से बच्चों को छात्रवृत्ति देंगे ये लोग? उनके पास खुद पैसे नहीं है, छोटे छोटे बाल पंचायत वाले बच्चों के पास। ठीक है, ऑफरिंग फ्री ट्रांसपोर्टेशन, अरे वो खुद जो है वो साइकिल के लिए जिद कर रहा है अपने घर में टप्पू जैसा, कि मेरे को साइकिल दिला दो, साइकिल दिला दो। मोर क्लासरूम, क्लासरूम भी कैसे बनाएंगे ये लोग? बाल पंचायत वाले लोग यार, छोटे छोटे बच्चे। इन्होंने कन्विंस किया, किसको कन्विंस किया? ठीक है, पेरेंट्स को और एल्डर्स को, कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो करके। ठीक है, स्कूल भेजो, ये उन्होंने कहा। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के अंदर में जो बाल पंचायतें आयोजित करवाई गई उसमें किस तरीके से जो है बच्चों को वापस बुलाने के लिए कदम उठाए उन्होंने? ठीक है, छोटे छोटे बच्चों ने दूसरे जो बच्चे थे जो स्कूल नहीं आ रहे थे उनके माता पिता से संपर्क किया, बुजुर्गों से संपर्क किया, और उनको बोला कि बच्चों को स्कूल भेजो। ठीक है, उनको मनाया। ठीक है, ये काम इन्होंने किया था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। अगर आप चाहते हो ऐसे और भी क्वेश्चन करवा दूं आप लोगों को फ्रेंड्स, तो जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पे शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एनसीईआरटी में है, इसी वजह से बता रहा हूं आपको। उदाहरण के लिए दिया हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर में बाल पंचायतों ने, ठीक है, बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने पर काम किया, कि बाल विवाह और जो श्रम है उसको खत्म किया जा सके। इसके अलावा, ठीक है, उन्होंने अन्य वयस्कों को और माता पिता को बच्चों को पुनः विद्यालय भेजने के लिए भी प्रेरित किया। तो महाराष्ट्र के अंदर में जो बाल पंचायतें आयोजित हुई थी, मतलब छोटे छोटे बच्चों की पंचायत, ठीक है, तो इन्होंने बाल श्रम के खिलाफ बात की कि छोटे छोटे बच्चों से काम मत कराओ। ठीक है, बाल विवाह के ऊपर में जो है इन्होंने आवाज उठाई, बाल विवाह के खिलाफ। ठीक है, चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने बाकी के जो पेरेंट्स थे जो स्कूल नहीं भेज रहे थे अपने बच्चों को, उनको भी मनाने का काम किया। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ इस ऑप्शन के अंदर में एक ही दिया हुआ था, तो वो हम लोग कर लिए। अब हो सकता है कि कल मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये
पॉइंट आप लोगों को मैं कल अगर मान लो कि आप लोगों से करवाऊं, ठीक है, और आपसे कहूं कि आप बताओ, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, ये 3 ऑप्शन में दे दो, तीनों दे दो, मोर देन वन ऑफ दी अबव वाला, तो क्या आप लोग तैयार है? क्या आप लोग कर पाएंगे? हाँ या ना, कर पाएंगे आप लोग क्वेश्चंस को अभी? चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए एक क्वेश्चन और आपका, ये बड़े लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, अगर आप चाहते हो कि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इन दी ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर में कोई 0 ईयर नहीं होता, डायरेक्टली 1 CE होता है या फिर 1 BCE होता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ग्रिगोरियन कैलेंडर कभी देखा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं ग्रिगोरियन कैलेंडर की टाइमलाइन। ये देखिए, जहां से ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसको आप पहला साल मानते हो, और ईसा मसीह के जन्म के 1 साल पहले वाला जो था उसको ईसा मसीह के जन्म के पहला वाला साल मानते हो। कोई भी 0 साल नहीं है, ठीक है, कोई 0 ईयर नहीं होता ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर में। 1 है, ठीक है, 2 3, और 1 के बाद में डायरेक्ट -1, -1 मतलब 1 CE हो जाता है, ईसा मसीह के पहले वाला समय काल, ठीक है। तो कोई 0 ईयर है क्या यहाँ पर में? कोई 0 ईयर नहीं है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो पहला वाला पॉइंट सही है या नहीं? आप बताइए, अभिकथन जो ए है वो सही है या नहीं? ग्रिगोरियन कैलेंडर में 0 वर्ष है क्या? हाँ या ना में जवाब देंगे सभी के सभी बच्चे जल्दी जल्दी से। क्या ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर में कोई 0 वर्ष है? नहीं, ग्रिगोरियन कैलेंडर में 0 वर्ष नहीं है, ठीक है। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन BCE एंड CE, यू मस्ट एड 2 ईयर्स एंड सब्सट्रैक्ट बाय 1। क्यों ये 1 को सब्सट्रैक्ट क्यों करना है? ये 1 को सब्सट्रैक्ट इसलिए करना है क्योंकि 0 मिसिंग है वहां से, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 500 BC के अंदर में, ठीक है, आपके दादाजी की शादी हुई थी, ठीक है, BCE के अंदर में, ईसा मसीह के जन्म के पहले, और यहाँ पर में जो है ये आपके पिताजी की शादी हुई है। तो इसमें कितने साल का गैप है? आपके दादाजी की और आपके पिताजी की शादी में कितने साल का गैप है? ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों को प्लस कर दोगे। 500 BC, BC मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है, ईसा मसीह के भी जन्म के पहले आपके दादाजी की शादी हुई, इन दोनों के बीच में गैप कितना है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप 500 BC को भी प्लस कर दीजिए, मतलब AD को प्लस कर दीजिए ईसा मसीह के जन्म के बाद, और -1 कर दीजिए क्योंकि 0 यहाँ मिसिंग है, तो ये कितना हो जाएगा? 999 ईयर्स। तो आपके पिताजी और आपके दादाजी की शादी के बीच में 999 साल का फर्क है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि आपकी जो शादी हुई है वो हुई है 900 AD में, मतलब आपके पिताजी के भी 400 साल बाद। तो आपकी शादी और आपके दादाजी की शादी के बीच में कितना फर्क है? 500 BC में हुई आपके आपके दादाजी की शादी, आपकी शादी हुई 900 साल बाद, ईसा मसीह के भी 900 साल बाद हुई, ठीक है। और -1 करना जरूरी है क्योंकि 0 नहीं है वहां पर में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 1399, एक माइनस करना है ना आपने, ठीक है। तो आपकी और आपके दादाजी की शादी के बीच में कितने साल का फर्क है? 1399 साल का फर्क है। इस तरीके से तो आपको एग्जाम के अंदर में कैलकुलेशन करने के लिए भी दिया जा सकता है ये इस तरीके के क्वेश्चन। तो क्या आप लोग तैयार है? मैं आप लोगों को दे दूं इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को? अगर आप लोग तैयार हो तो मैं भी आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस दे सकता हूं, ठीक है, ताकि एग्जामिनर के पहले ही आप लोगों को बता दे। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। अब ये तो चलो प्रभु का वर्ष होता है, एडो डोमिनी का मतलब होता है प्रभु का वर्ष, तो वो तो उसमें थोड़ी धार्मिकता आ गई। तो कुछ लोगों ने एनो डोमिनी की जगह CE इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, कि जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको हम एनो डोमिनी की जगह, AD की जगह CE लिखेंगे। है वही चीज, बस नॉमेनक्लेचर का फर्क है। AD और CE एक ही चीज है। और BC और BCE कॉमन ईरा अगर इसको बोल दिया तो कॉमन ईरा के पहले क्या होगा? बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। तो BCE का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन ईरा, और केवल BC दिया जाए तो बिफोर क्राइस्ट, और BCE बोला जाए तो बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। ये दोनों के फुल फॉर्म आपको याद रखने सारे के सारे, और मैं इसके क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। जो बच्चा कंटिन्यूअस अच्छे से क्लास देखेगा उसका फायदा होगा, ठीक है। मद्रास कॉर्पोरेशन, जिसे अब ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये हमारे भारत का सबसे पहला कॉर्पोरेशन था, सबसे पहली म्यूनिसिपैलिटी थी मद्रास कॉर्पोरेशन, जिसको आप ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। आप लोगों को बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, बताइए जल्दी जल्दी से, कमेंट में आंसर करते जाइए आप सभी। हाँ, अब यहाँ पर मैं आप देखिए फ्रेंड्स कि इसका आंसर क्या होगा। ये आंसर तो लगाया ही नहीं हमने इसका, ठीक है। यू मस्ट सब्सट्रैक्ट 1। तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A,
ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर में कि ग्रिगोरियन कैलेंडर में शून्य वर्ष नहीं होता है और 1 CE और 1 BC जो है के बाद मतलब डायरेक्टली आता है। ओके, आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, या ए जो है वो आर को एक्सप्लेन कर रहा है? आप बताओ मुझे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप लोग। अगर आपको, ठीक है, बीसीई और सीई की डेट के बीच में अगर आपको करना है, ठीक है, कैलकुलेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा -1? उसका कारण ए में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि 0 वर्ष नहीं होता। मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोल रहा है कि अगर आपका कोई ईसा मसीह के जन्म के पहले की कोई तारीख है, आपके दादाजी की शादी की डेट और आपके पिताजी की शादी की डेट जो कि ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई थी, उनके बीच का समय काल निकालना है तो आपको -1 करना पड़ेगा। बट -1 करना क्यों पड़ेगा? क्यों -1 करे? उसका कारण आपको ए में दिया है, क्योंकि भाई वहां 0 नहीं है अवेलेबल। तो आर का कारण जो है, आर का कारण ए है, ना कि ए का कारण आर है। ये कितने लोगों को समझा? बस इतनी चीज मुझे बता दो, कितने लोगों को समझा? आर का कारण ए नहीं है, ए जो है वो आर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यहां क्या बोला है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की व्याख्या करता है। आर ए का सही व्याख्या करता है या सही स्पष्टीकरण है? भाई आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए जो है वो आर का सही स्पष्टीकरण है। और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस बनाता है, ये याद रखिए आप लोग। अगर ऐसे क्वेश्चंस करना चाहते हो ना, इस तरीके वाले एकदम स्ट्रेटेजिक वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं आप लोगों को करवा सकता हूँ। टीचिंग परीक्षा चैनल जितने जितने बच्चे देख रहे हैं, हर एक बच्चा एक एक बार वापस से शेयर कर देगा सेशन को। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जिस दिन 1000 बच्चा यहाँ पर लाइव बैठा रहेगा, ठीक है, मैं आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन से जो है पूरा नहला दूंगा आप लोगों को, ठीक है, पूरा का पूरा। और आप लोगों को कोई फिर पीछे नहीं छोड़ सकता। फिर एग्जामिनर को बोलिए कि कितना टफ क्वेश्चन बना सकता है, बना ले। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, अगर ये बोलता कि ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर तो सही हो जाता, बट आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये चीज समझी क्या? ये चीज समझी क्या? जितने भी लोगों को समझी हाथ ऊपर कर देंगे एक बार। ठीक है, और मैं आपको ये क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीट करवा के दूंगा भी, तो आप लोगों ने बार बार जो है इसको एक बार कोशिश करनी है आपने। ठीक है, अगर आप चाहो तो एक बार कमेंट के अंदर में लिख कर, ठीक है, पूरा का पूरा इस सेशन के बाद में कमेंट बॉक्स में जाना इस सेशन के, और वहां पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करना कि क्यों बी 2 आंसर है, ताकि समझ सके कि आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। केवल 18 लाइक्स दूर है हम लोग 500 लाइक से, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी के सभी। ओके, तो इस क्वेश्चन की तरफ में आके आते हैं हम लोग। मद्रास कॉर्पोरेशन, जिसको आप चेन्नई कॉर्पोरेशन, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन कहा जाता है, इसका जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1688 के अंदर में, 1688 के अंदर में। सबसे पुरानी, ठीक है, यह भारत की सबसे प्राचीन नगर निगम संस्था है, सबसे ओल्डेस्ट नगर निगम भारत की। और ये एनसीईआरटी के अंदर में बहुत छोटे से में दिया हुआ है, 29 सितंबर, ठीक है, 1688 के अंदर में मद्रास कॉर्पोरेशन, जिसको आप चेन्नई, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के बोला जाता है, ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और सेंट जॉर्ज जो है फोर्ट था, सेंट जॉर्ज फोर्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था, वहां पर में किला बनाया था, उसके आसपास के 16 किलोमीटर का जो क्षेत्र था वो इस नगर निगम के अंदर में आता था। बाद में जो है फ्रेंड 1792 में एक संसदीय कानून बनाया गया, ठीक है, और बोला गया कि मद्रास कॉर्पोरेशन को अब टैक्स लेने का भी अधिकार है। पहले टैक्स लेने का अधिकार नहीं था मद्रास कॉर्पोरेशन को। फिर 1792 में, मतलब कि 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद में, उसको टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार भी दे दिया गया। ठीक है, नाउ फ्रेंड देखिए, तापमान परिवर्तन के कारण चट्टान टूट जाती है और सड़ने गड़ने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये बताना है आप लोगों ने। ओल्डेस्ट नगर निगम कौन सी है, ये भी पूछ सकते हैं। केवल 6 लाइक्स दूर है हम लोग यहाँ पर 500 से, सभी लोग शेयर करते रहेंगे। अब 4 लाइक्स दूर है केवल। ठीक है, देखिए तापमान में परिवर्तन आता है। तापमान में मतलब कभी गर्मी पड़ती है, कभी सर्दी पड़ती है, चट्टाने टूटती है और सड़ने गलने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है जंगलों को काटना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। लैंडस्लाइड का मतलब होता है जमीन का ढहना, ठीक है, जमीन का नीचे, पहाड़ों से नीचे गिरना, ठीक है, ये भी नहीं कहते। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। मिट्टी जो है वो हवा से, पानी से जो है वो उड़ के इधर उधर चली जाती है। यहाँ बात हो रही है चट्टानों के टूटने की, जिसको वेदरिंग कहा जाता है, अपक्षय। ठीक है, अपक्षय बोलते हैं। इस तरीके से देखिए, कभी बारिश, कभी ठंडी, कभी धूप, इन सारी चीजों से जो है चट्टाने क्या होती है, वो टूटने लगती है। ये आप देखोगे यहाँ पर में इस तरीके से टूटने, सड़ने गलने लगती है, टुकड़ों में टूटती है। ठीक है, इसको वेदरिंग कहा जाता है, अपक्षय। ये पॉइंट को समझ लीजिए, क्योंकि आगे में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चंस जो है, वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है, ठीक है, अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, ये सारे टर्म्स आपको याद आने चाहिए। इस सेशन को एक बार वापस से देखिएगा,
ठीक है, कितने लोग जो है आज अभी मुझे प्रॉमिस करिए कितने लोग इस सेशन को 2 बार देखेंगे? ठीक है, कम से कम 2 बार। एक बार अगर आपने लाइव देख लिया है तो आप एक बार वापस से रिवाइज करेंगे, और जो बच्चे बाद में भी देख रहे हैं वो बच्चे एक बार पूरा अच्छे से देख लिया अगर आपने, तो एक बार वापस से, ठीक है, मन मजबूत करिए अपना, ठीक है, अपने दिल को मजबूत करिए। ये मेहनत आप लोगों की वेस्ट नहीं जाएंगी, यही मेहनत आप लोगों को आगे बढ़ाएंगी। इस सेशन को फिर से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ उसका आंसर मेरे बताने के पहले, ठीक है, आंसर में लगा दीजिएगा, कमेंट के अंदर में लिख दीजिएगा उस समय में, ताकि ऐसे कि आप पहली बार देख रहे हो और आपके माइंड को आप रिवाइज करा रहे हो, आपके माइंड को आप हैबिट करवा रहे हो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आंसर लगा रहा हूँ। आपका माइंड जो है वो सीख रहा होगा, आपका माइंड सीखता है कि आप आंसर लगा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो और ज्यादा चीजें पढ़ने के लिए आपके अंदर में हिम्मत आएंगी, और जिस दिन वो हिम्मत आ गई आपको 140 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो क्या आप सभी के सभी यहां पर मैं मुझे प्रॉमिस करते हो कि आप लोग कर दोगे इसको? ठीक है, एक बार वापस से देखना है हर एक बच्चे ने, और आज के आज ही, ठीक है, आज के आज ही देखना है, और कमेंट में आंसर्स भी करते रहने हैं हर एक बच्चे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को देखिए, मल्टी स्टेटमेंट, इतना बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का, जहां पर मैं पूरा स्मार्ट बोर्ड भर गया हमारा। ठीक है, देखिए कावेरी जल विवाद, इसके ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, और इस बार पूछे जाने की संभावना है। कावेरी जल विवाद जो है फ्रेंड्स, इसके बारे में कौन सा वाला सही कथन है? यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का विवाद है। क्या ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का विवाद है, कावेरी जल विवाद? जी हाँ, बिल्कुल, ये कावेरी जल विवाद कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है झगड़ा चल रहा है। तमिलनाडु के ऊपर में कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है, ठीक है, ताकि जो है वो पानी की सिंचाई की जा सके, और मेट्टूर बांध जो है वो बनाया गया है आप लोगों का डेल्टा क्षेत्र में। ठीक है, तो बताइए क्या होगा आप लोगों का सही आंसर? अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, थोड़ा सा भी अगर आप लोग देखोगे, तो 2 बांध यहां पर मैं आप लोगों को दिए गए। एक दिया है कृष्णराज सागर डैम, ठीक है, और एक बांध जो आप लोगों को दिया गया है वो है आप लोगों का मेट्टूर डैम। ठीक है, मेट्टूर डैम। इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे आप कि कृष्णराज सागर डैम जो है आप लोगों का वो कहां पर में बना हुआ है। ठीक है, कृष्णराज सागर डैम, ठीक है, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये कर्नाटक के अंदर में है, कर्नाटका में, कर्नाटक वाले साइड के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में नहीं है। ठीक है, मैं मैप के थ्रू भी दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए आप लोग, ये देखिए इधर से, ये कावेरी नदी, कृष्णराज सागर डैम कर्नाटक वाले साइड में है, और मेट्टूर डैम कहां पर में, ये डेल्टा वाला जो इलाका है यहाँ पर में तमिलनाडु के अंदर में यहाँ पर में है। ठीक है, ये आसपास वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है मेट्टूर डैम का। ठीक है, तो कृष्णराज सागर डैम जो है फ्रेंड्स आपका कर्नाटक में है, तमिलनाडु के अंदर में नहीं है। तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ऑप्शन नंबर 2 को। चलिए देखते हैं किन ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है। मैंने ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर दिया, कितने लोगों ने और कर दिया एलिमिनेट? मेरे साथ साथ में बताते जाएंगे आप सभी के सभी। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 था, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 था, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 यहां दिया हुआ था, एलिमिनेट हो गया। आप लोगों का डायरेक्टली आंसर आ गया फ्रेंड्स 1 एंड 3। ठीक है, ओके, मेट्टूर बांध तमिलनाडु के अंदर में है, और तमिलनाडु का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है वहां पर में जो फसलें उगाई जाती है उनको पानी प्रोवाइड किया जाता है। कितने लोग इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए तैयार है? ठीक है, केवल और अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कितने लोगों ने सही आंसर किया है। केवल 28% लोगों ने सही आंसर किया है, 28% लोगों ने, 28% लोगों ने। कॉम्पिटिशन देखिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस करना जरूरी है आपके लिए। केवल 28% लोगों ने सही आंसर लगाया है अभी भी। ठीक है, क्या अगले बार सही आंसर लगाओगे? जो अभी आप लोग, अभी आप जब रिवाइज करोगे जितने भी बच्चे हैं, उसमें कमेंट में लिखना कि ये आंसर गलत हुआ था लाइव क्लास में, लेकिन बाद में मैंने सही किया, या नेक्स्ट टाइम जो रिवीजन आपने की उसमें सही आंसर किया। अपने आप को समझाना है, अपने आप माइंड को ट्रेन करना है आप सभी लोगों ने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग जो हो वो कर सकते हो इस चीज को। आपके अंदर में पोटेंशियल है। क्या आज एक 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 0.01% अगर आपके अंदर में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में कॉन्फिडेंस है कि आप 140 हो सकता है शायद आप लेकर आ जाओ, वो कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप पूरी जान लगा दूंगा, प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आपको 140 के ऊपर में जिंदगी भर के लिए एक एसेट बन जाएगा आप लोगों का। आप हमेशा सबको बता सकते हो कि भाई इतना स्कोर आपने किया था। एक बार जो है पूरी टीम के मोटिवेशन के लिए हर एक बच्चा जहां जहां शेयर कर सकता है शेयर कर देगा। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से। और मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, उसके आंसर भी आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर में जो है बताओगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप क्या है करके। ठीक है, आप एक एक पॉइंट को वहां पर में लगाओगे। आज ही पढ़ाया है, ठीक है, आज ही पढ़ाया है और एग्जाम का क्वेश्चन है।
ठीक है, और ताजा ताजा मतलब जस्ट लास्ट जो एग्जाम हुई है उसी का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे एक की जोड़ी किसके साथ लगेंगी, बी की किसके साथ, सी की किसके साथ, डी की किसके साथ, कमेंट करके बताओगे आप लोग। अभी जैसे लेक्चर खत्म होगा मैं अगले 10 मिनट तक आप लोगों के जो है फ्रेंड्स कमेंट भी देखूंगा, ताकि देख सके कि कितने बच्चे इसका आंसर सही से कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और डाल देते हैं यहाँ पर। मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, मद्रास कॉर्पोरेशन जिसे अब ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ओके, और ये क्वेश्चन आपका डी ट्रिपल एस बी के अंदर में भी आ सकता है, केवीएस के अंदर में भी आ सकता है, बीपीएससी में भी आ सकता है। ठीक है, और ये मद्रास वाला तो आप लोगों का फ्रेंड टीआरई सारे एग्जाम्स के अंदर में पूछे जाने की संभावना है। ओके, और जितने भी बच्चे हैं जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं 100% मनी बैक ऑफर आपका चल रहा है अभी। अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया, आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा। तो आज के आज ही जाइए टीचिंग परीक्षा के कोर्स के ऊपर में। ठीक है, ऐप के ऊपर में आप लोग वहां पर में कर सकते हो। कैसे आपका मनी बैक ऑफर आपको अटेंड करना है उसके ऊपर में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। बाकी बहुत आसान है। ठीक है, आप लोग जो है अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो 7611101101 या 96978844 इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलकर जो है आप लोगों के 140 के तरफ में आगे बढ़ते हैं। हर एक बच्चा जाने से पहले एक एक बार शेयर जरूर कर देगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। ठीक है, और साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे धमाकेदार सेशंस आप लोगों के लिए लिए जाए। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।